हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी एक नया हफ्ता कल से ही हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिलने वाला है। बाजार वापस रिज्यूम होंगे 5 दिन के लिए। बाजार कंसिस्टेंटली एंड बिना रुके यहाँ पे चलने वाले, कोई यहाँ पे बीच में हॉलीडे नहीं है। तो किस दिन कौन से इवेंट होने वाले हैं, कौन कौन सी जो खबरें रहेंगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग को एडवांस में पता हो सकता है कि इन स्टॉक्स में क्या यहाँ पे हो सकता है, कौन से सेक्टर में ये हलचलें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ यहाँ पे मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप चाहो तो मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, उसको भी फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी है। सो दोस्तों, सबसे पहली कोई अगर ज़बरदस्त बात रहेगी तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जुलाई मंथ खत्म होने को जा रहा है एंड इसी हम लोग को ये 5 दिन में ही जुलाई मंथ की एंडिंग देखने को मिलने वाली है। सो सबसे पहली यहाँ पे अगर किसके ऊपर फोकस रहेगी तो ऑब्वियसली वो बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगा। 30 जुलाई हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मतलब वीकली एक्सपायरी तो हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पे मंथली एक्सपायरी भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड जब भी मंथली एक्सपायरी होती है, आप सभी लोगों को पता है बाजार में कुछ ना कुछ हम लोग को स्पेशली हलचलें देखने को मिल जाती है। वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बाजार में क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस पॉइंट को ज़रूर नोट करना चाहिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पे इस वक्त हम लोग को मंथली एक्सपायरी के और ये आखिरी चरण में देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही गजब का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ बैंकिंग स्टॉक के ऊपर और भी खास ध्यान आप लोगों ने रखना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो आरबीआई गवर्नर थे मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने भी बहुत कुछ यहाँ पे बातें ऐसे बताई थी। एंड उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी कहा था कि यहाँ पे जो तालमेल नज़र नहीं आ रहा है, जो कि रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। एंड अगर हम लोग मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें, तो बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग को डिसएग्री होते हुए देखने को मिल रहा है, डिसकनेक्शन देखने को मिल रहा है। एनपीए की भी बात उन्होंने कही थी। ग्रॉस एनपीए लगभग 14.7% तक शायद से मार्च 21 तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बाजार कल कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखना पड़ेगा। हम लोग कह सकते हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत ही कल से हम लोग को धमाकेदार देखने को मिल सकती है। इस स्टेटमेंट के यही हम लोग को देखना है कि परिणाम कैसे रहेगा, बाजार इस स्टेटमेंट को कैसे लेता है, हल्के में लेता है या फिर नॉर्मली जैसे चलता है वैसे ही, या फिर यहाँ पे गिरावट होगी। इन सारी बातों का हम लोगों को कल पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए, आखिरी हफ्ते मंथ एंड में हमेशा ऑटो सेक्टर्स के जो नंबर्स देते हैं, ऑटो सेल्स नंबर्स, वो हम लोगों को हमेशा नेक्स्ट मतलब अगस्त 1 अगस्त 2 पे देखने को मिल सकते हैं। बट ये जो 5 दिन है उसमें हम लोग को ऑटो सेक्टर के जितने भी शेयर्स देते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचलें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये कैलेंडर मैंने आपके सामने ओपन किए। आज हम लोग यहाँ पे संडे का दिन है, 26 तारीख है। कल से 27, 28, 29, 30, 31 ये 5 दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। और 1 और 2 तारीख यहाँ पे ऑटो सेल्स के नंबर आ जाते हैं। मार्केट क्लोज रहेगा तो भी नंबर आ जाएंगे। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इससे पहले ही ये जो कुछ दिन है वहाँ वहीं पे हम लोगों को ऑटो कंपनीज़ में हलचलें देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो वापस बताना चाहूँगा, जो कि ट्रैक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, 2 व्हीलर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उनके नंबर्स में हम लोग को सुधार देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें 4 व्हीलर्स, वहाँ पे थोड़ा दबाव आ सकता है। एंड सबसे बुरा परफॉर्मेंस कहीं रहेगा तो कमर्शियल व्हीकल्स रहेंगे। हैवी व्हीकल्स जो रहती है उनमें हम लोग को मतलब ट्रक, बसेस में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकते हैं। एंड उसी से जुड़े हुए स्टॉक्स में हम लोग को पिटाई होती हुई देखने को भी मिल सकती है। जैसे मैंने कहा, सैटरडे संडे को 1 और 2 तारीख आ रही है, तो उससे पहले ही हम लोग को ऑटो कंपनीज में यहाँ पे ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये इस हफ्ते की भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इतने सारे बड़े न्यूज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, बट आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा कोई न्यूज़ है तो आपके सामने ही है। एंड वो है कोरोना वायरस से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है क्योंकि इसी के वजह से हमारे इधर लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। एंड जितना ये कोरोना वायरस बढ़ता रहेगा, जितना ये लॉकडाउन भी हम लोग को खींचते हुए देखने को मिलेगा, एंड जितने ये लॉकडाउन बढ़ता रहेगा हमारे इकोनॉमी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग को इकोनॉमी को पूरी अच्छी तरीके से ओपन करना है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो कि आज तक शुरू भी नहीं हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितना ये कोरोना वायरस ये बढ़ता रहेगा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी। अगर मैं चार्ट की बात करूं, चार्ट मतलब कोरोना वायरस का ये चार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 25 जुलाई को कितने पेशेंट्स देखने को मिले थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 50,000 हम लोग कह सकते थे पर डे यहाँ पे पेशेंट्स, अभी इन्फेक्टेड लोग यहाँ पे हम लोग को मिलते ही जा रहे हैं। एंड ये ग्राफ अभी तक हम लोग को फ्लैट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। पहले 30,000, फिर 45, फिर अभी 48 एंड आगे जाके 50। पता नहीं अभी आगे जाके और कितने बढ़ेंगे। बट हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत ही शानदार है कंपैरेटिवली बाकी जो कंट्रीज़ है उनसे। अगर मैं बात करूँ, अभी हमारे यहाँ पे जो एक्टिव केसेस है
वो लगभग हम लोग कह सकते 13 लाख से 14 लाख देखने को मिल रहे हैं। बट हम लोग रिकवर भी कहे तो लगभग 9 लैक्स यहाँ पे रिकवर भी हो चुके हैं। तो रफली अगर मैं बात करूँ तो 5 लाख ही केसेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ 5 लाख ही है। बट ये प्रेशर वाली बात क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने इतना कुछ इकोनॉमी को डैमेज किया है, लॉकडाउन किया है, आप और मैं घर पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऑफिसेस कम इफिशिएंटली मतलब 33% की कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं, तब जाके ये हम लोगों को रिजल्ट सक्सेसफुली देखने को मिल रहा है। 5 लाख अगर आप लोग गैप देखो, सिर्फ 5 लाख ही पेशेंट्स है, 4 से 5 लाख। बट ये प्रॉब्लम कब बढ़ेगी? अगर ये सब कुछ रीओपन कर जाए एंड हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 130 करोड़ आबादी वाला देश है, तो ये अगर नंबर स्पाइक हो गया तो उसके बाद इंडिया में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड जितनी अभी तक जो मेहनत थी वो सब पानी में जाएगी। एंड इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे लॉकडाउन को रीओपन करने के लिए कतरा रहे हैं। तो ये भी बात आप लोगों ने ज़रूर इन नंबर्स के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये यहाँ पे नंबर्स बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। दोस्तों इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। इंडिविजुअल कौन से कंपनी के रिजल्ट आएंगे इसके ऊपर तो फिलहाल तो मैं नहीं जाऊंगा, बट यस एक कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड तो चर्चा जरूर होगी एंड वो है रिलायंस इंडस्ट्री। यस फ्रेंड्स, आप सभी लोग पता है इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट आने वाले थे, बट मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। 30 तारीख को रिलायंस इंडस्ट्री के यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं एंड आप सभी लोग पता है रिलायंस इंडस्ट्री मतलब स्टॉक मार्केट की रैंक 1 कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 में कोई वेटेज अगर है तो रिलायंस इंडस्ट्री का ही है। तो ये पूरा बाजार को भी हिला सकता है। ये आप सभी लोगों ने इससे पहले भी देख लिया था, रिलायंस की जब एजीएम थी, एजीएम जिस टाइप में रिलायंस का चार्ट चल रहा था वैसे ही बाजार भी चल रहा था। रिलायंस एजीएम में कोई आउटपुट अच्छा नहीं देखने को मिला, आउटपुट मतलब सऊदी अरेमको से रिलेटेड सब लोगों के इंतजार थे, अच्छा न्यूज़ नहीं देखने को मिला, क्लैरिटी देखने को नहीं मिली, रिलायंस का शेयर क्रैश हो गया, बाजार भी उसके बाद क्रैश हो गया। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को अगर आपके वो पोर्टफोलियो भी नहीं रहेगा तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाजार की दिशा भी यहाँ पे तय कर सकता है। सो रिजल्ट कैसे रहेंगे ये 30 तारीख को ही पता चलेंगे, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है एंड इसीलिए इस जो हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री का भी नाम जरूर शामिल हो सकता है। सो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बात करी हमारे इंडिया मार्केट की बात करी, अभी हम लोग बात करेंगे विदेश की मार्केट की। तो वहाँ पे एफओएमसी मीटिंग, आप सभी लोगों को पता है फेडरल रिजर्व की कभी भी जो मीटिंग होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ अमेरिकन बाजार के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के जितने भी बाजार हैं उनके लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रेट से रिलेटेड जो रेट रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो जैसे ही रेट थे उनको उतना ही स्टेबल रखा जाएगा, कोई ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी करने की बात होगी नहीं। प्लस उसी के साथ साथ इलेक्शन है तो अच्छा खासा और भी बाजार को खुश करने की कोशिश यहाँ पे अमेरिकन बाजार में हो भी सकती है। सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा, जैसे मैंने कहा कि रेट्स के ऊपर इतना नहीं रहेगा क्योंकि एक प्रिजम्पशन है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इससे पहले भी कहा था कि रेट हम लोग यहाँ पे शायद से नहीं बढ़ाएंगे, तो वो अपनी स्टेटमेंट के ऊपर जरूर कायम रह सकते हैं। हालांकि अगर फेडरल रिजर्व ने यहाँ पे रेट्स के साथ कोई छेड़छाड़ी की, मतलब रेट्स अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो शायद से बाजार गिर सकता है। अगर अमेरिकन बाजार में गिरावट आएगी तो हमारे बाजार में भी गिरावट आ सकती है। तो इसलिए मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया, बुधवार के दिन इनकी यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, तो इसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। सबसे बड़ा कोई फोकस रहेगा एफओएमसी की मीटिंग से रिलेटेड, तो उनकी जो कमेंट्री रहती है उसके ऊपर फोकस रहेगा, तो वहाँ पे हम लोगों को अलग अलग चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने जरूर नोट डाउन कर लेनी चाहिए, जो कि हमारे बाजार से रिलेटेड डायरेक्टली तो नहीं है बट इनडायरेक्टली हमारे बाजार को ही इससे रिलेटेड प्रभाव पड़ जाता है। दोस्तों उसी के साथ साथ और एक इंटरनेशनल न्यूज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूएस चाइना के जो ट्रेड वॉर से रिलेटेड बातें हैं वो और भी यहाँ पे खराब हो सकती है। यूएस यहाँ पे वापस चाइना के साथ उनकी अनबन चलती रह रही है। अभी हम लोग देख सकते हैं यूएस वार्निंग ऑन साउथ चाइना सी टेंशन, वहाँ पे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। यूएस नेवी ने भी अपने वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए एंड जो बहुत सारी जो चीज़ें चल रही, इतना तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं है। जिस टाइप का एग्रेशन यूएस एंड चाइना में यहाँ पे चल रहा है वो आगे जाके उसका जो खामियाजा रहेगा वो बाकी कंट्रीज़ को भी देखने को मिल सकता है अगर ट्रेड वॉर यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगी तो। हालांकि उनके जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये भी कह दिया था कि ट्रेड वॉर ऑलरेडी एक्चुअल में शुरू हो चुकी है, बट कोई भी उसका एग्ज़ाम जो इल्ज़ाम रहता है वो खुद के ऊपर लेना नहीं चाहता कि शुरू इन्होंने किया, तो ये तो चलता ही रह रहा है। एंड अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रेड वॉर अगर शुरू हो गया इस वक्त की, तो शायद से ये सबसे खराब ट्रेड वॉर हो सकता है, क्योंकि फिलहाल की सेंटिमेंट्स आप सभी लोगों को पता है यूएस चाइना के बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ कमोडिटीज़ से रिलेटेड। तो सबसे बड़ी कमोडिटी आप सभी लोगों को पता है गोल्ड यहाँ पे ज़रूर रहती है एंड फिलहाल तो गोल्ड तो 53,000 के करीब हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आप लोगों को दिखा दिया है। ये प्राइस वेरी करती है, जिस स्टेट में आप रहते हो वो अलग अलग हो सकता है। मुंबई में रहोगे तो अलग रहेगा, दिल्ली में अलग, बेंगलुरु में अलग, ये भी आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। सो गोल्ड के प्राइजेस का ग्राफ आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही शानदार हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिल रहा है एंड एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि यहाँ पे और भी ये ग्राफ तेज़ हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इक्विटी
में जब भी डाउट क्रिएट हो जाता है कि इक्विटी अगर गिरेगा, मार्केट गिरेगा, तो गोल्ड में हमेशा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हमारे इंडिया में भी अगर हम लोग बात करें, एंड उसी के साथ साथ पूरे विदेश में भी गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होती रहती है। सो ये पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सिल्वर की भी बात करें तो यही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो कि सिल्वर भी लगभग 75,000 तक यहाँ पे हम लोगों को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड हो सकता है। उसी के साथ साथ और एक अगर हम लोग यहाँ पे कमोडिटी की बात करें तो वो होता है क्रूड ऑयल। एंड क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल $40 प्रति बैरल के नीचे ये नहीं फिसलना चाहिए। एंड फिलहाल हम लोगों को ऐसा ही देखने को मिल रहा है। WTI भी 40 के ऊपर है, ब्रेंट भी 40 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। सो क्रूड ऑयल में भी अगर गिरावट अगर बड़ी आ जाती है तो आप सभी लोगों को पता है ये बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। सो ये भी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए। उसी के साथ साथ डॉलर टू INR, इसके ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। हमेशा अगर हम लोग बात करें तो डॉलर इंडियन रुपीज़ के अगेंस्ट हमेशा मजबूती खड़ा रहता है। आज भी अगर आप लोग देखोगे तो डॉलर मजबूत ही है। 75 के नीचे रहना ये इंडियन रुपये के लिए एडवांटेज हो सकता है, बट वो टेम्पररी स्केल के लिए, लंबी अवधि के लिए ये एडवांटेज कभी भी साबित नहीं हो सकता है। एंड अगर हम लोग लॉन्ग जर्नी की बात करें, मतलब 365 दिन रहते, उसमें से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 300 दिन आप लोगों को डॉलर स्ट्रांग ही होते हुए देखने को मिलेगा। एंड सिर्फ 60 से 65 दिन ऐसे रहते जहाँ पे इंडियन रुपीज़ हम लोगों को डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग ओवरऑल बातें करें तो यहाँ पे अभी भी डॉलर मजबूत ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, जिसका फ़ायदा हम लोग को बाकी जो कंट्रीज़ रहती है उनके ऊपर होते हुए देखने को मिल जाता है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले ये हम लोग आ चुके हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, जहाँ से आप सभी लोगों को पता है हम लोग रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट लेवल ढूंढते हैं। हालांकि आप सभी लोगों को पता है इसके ऊपर ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि एक न्यूज़ काफ़ी हो जाती है आपका जो सपोर्ट लेवल है उसको उड़ाने के लिए एंड रेसिस्टेंट लेवल को भी तोड़ने के लिए। बट एनीवेज फॉर्मेलिटी हम लोग ज़रूर कर लेंगे। ये कैसे चेक करने का, ऊपर आई बटन पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि ऑप्शन चेन में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल कितने आसान लेवल से, एक बार वो वीडियो देख लिया जिन्होंने भी देखा है वो अभी जीवन भर नहीं भूलेंगे कि कैसे चेक किया जाता है। टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट आ जाते हैं, वो विद इन अ फ्यू सेकंड्स, 5 सेकंड के अंदर अंदर रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट लेवल बोल देते हैं। तो वो कैसे बोल देते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है उसको हम लोग देख लेते हैं, हाईएस्ट कहाँ पे हम लोग को ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, उसी के मुताबिक हम लोग यहाँ पे बेसिकली अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो 11,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फिलहाल तो क्लोज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उसके पहले अगर कोई सपोर्ट जोन रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं 11,100 का यहाँ पे सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं वापस कहना चाहता हूँ ये लेवल्स हमेशा बदलते रहते, तो उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। सिमिलर वे रेसिस्टेंट लेवल की भी बात करें तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंट लेवल है दूर का, अगर हम लोग बात करें तो 11,500 का देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बाजार इसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। कोई बड़ी अच्छी न्यूज़ ही ये बाजार इस लेवल को क्रॉस करवा सकती है। एंड अगर उससे पहले भी शॉर्टर पीरियड ऑफ स्पैम का रेसिस्टेंट लेवल है तो वो 11,200 ही फिलहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। वापस डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि रेसिस्टेंट सपोर्ट लेवल ये कोई फिक्स लेवल नहीं होते कि इसको पार नहीं कर सकते या फिर इससे नीचे नहीं गिरेगा। ये एक अंदाज व्यक्त करने का होता है, जो कि ट्रेडर्स बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर भरोसा रखते हैं। सो आगे आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि कौन सी खबरें हैं जो कि इस हफ्ते हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, तो उनको भी इन सारी न्यूज़ से रिलेटेड अपडेशन पहुंच जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।